मैं मोर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीमका थाना, इतिहास विषय व्याख्याता। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है रेनेसा या पुनर्जागरण। ये जो टॉपिक है ये BA पार्ट 3rd ईयर BA तृतीय वर्ष का टॉपिक है। इसके साथ ये कंपटीशन के एग्ज़ाम RS IS मेंस के सिलेबस में भी है और स्कूल व्याख्याता में भी काम में आता है। स्कूल व्याख्याता के उस सिलेबस में इसको दे रखा है। तो तीनों दृष्टियों से ही हम इसका अध्ययन करेंगे कि रेनेसा को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे रेनेसा है क्या। ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द ने किस तरह से अर्थ ग्रहण किया और रेनेसा का अर्थ क्या है, रेनेसा ने कहाँ से प्रेरणा ली, इसका उदय इटली में ही क्यों हुआ, इसका इटली और यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके परिणाम क्या निकले, ये सारी इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेनेसा जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रेनेसा का मतलब क्या है। तो रेनेसा किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, और इसका अर्थ है फिर से जागना। रेनेसा शब्द का अर्थ क्या है? फिर से जागना। फिर से जागना मतलब किससे? इसका मतलब हम पहले कहीं सोए हुए थे, उससे हम दोबारा जागे। तो पहले सोए हुए, इसका मतलब ये एक काल है जो दो कालों को जोड़ता है। एक जो प्राचीन ग्रीक रोमन सभ्यता का काल है और जो मध्यकाल सामंतवादी काल है, अंधकार, उसके बाद में जो काल आया उसे हमने रेनेसा कहा। इसका मतलब ये है कि रेनेसा जो अंधकार का काल था उसे वापस हम मानववादी विचारधारा से जो प्रेरित रोमन ग्रीक साहित्य कला थी वहाँ से प्रेरणा लेकर फिर हम आधुनिकता की तरफ बढ़े, उसे हमने पुनर्जागरण या रेनेसा कहा। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल, रेनेसा शब्द का पहली बार इस्तेमाल बेसारी ने किया था। बेसारी ने इस शब्द का इस्तेमाल जो 14वीं से 16वीं सदी में स्थापत्य कला और मूर्ति कला में जो परिवर्तन हुए उनके लिए इस्तेमाल किया था। ये इटालियन विद्वान थे। बाद में इस शब्द को व्यापक अर्थ देते हुए डिड्रो ने 18वीं सदी में रेनेसा शब्द का इस्तेमाल स्थापत्य के साथ साथ साहित्य में जो परिवर्तन हुए उनके लिए भी किया और इसका प्रयोग अपने विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड में उल्लेख भी किया। इसके बाद इसका समग्र अर्थ 19वीं सदी में रॉबर्ट एयर ग्रोन्स ने इस्तेमाल किया। किस संदर्भ में? मध्यकाल से आधुनिक काल में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें उन्होंने रेनेसा कहा, जैसे सामंतवादी व्यवस्था का पतन, प्राचीन साहित्य के प्रति रुचि, भौगोलिक खोजें, बारूद और कुतुनुमा का आविष्कार, पूंजीवाद का विकास आदि। तो ये था रेनेसा या पुनर्जागरण शब्द। अब जो ये रेनेसा जो पुनर्जागरण है इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें मुख्य बातें किस पर जोर दिया जाता था? तो जो रेनेसा है या पुनर्जागरण जो काल है उसका जो समय माना जाता है वो मुख्य रूप से 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच माना जाता है और इस काल में इसके 3 चरण माने जाते हैं। 1300 से 1400 ईस्वी तक आरंभिक चरण, 1400 से 1500 तक मध्यवर्ती चरण और 1500 से 1600 तक अंतिम चरण। इस काल में ये जो पुनर्जागरण इसका स्वरूप बदलता रहा। इसमें निम्न विशेषताओं का समावेश हुआ, जिसमें मुख्य रूप से इसमें पुनर्जागरण काल में जो मध्यकाल में धर्म पर जोर दिया जाता था उसकी जगह मानव की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। आध्यात्मिकता की जगह
भौतिकवाद पर जोर दिया गया, विश्वास की जगह तर्क पर जोर दिया गया। यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण सबसे पहले 1110 से 1140 के बीच पीटर अबलाइड ने भी किया। उन्होंने कहा तब तक किसी सिद्धांत पर विश्वास मत करो जब तक वो तर्क से सिद्ध नहीं हो जाए, चाहे वो ईश्वर ने ही कहा हो। तो इस प्रकार विज्ञानवाद का विकास इस काल में हुआ। कला के क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास हुआ, जो यथार्थवादी नवीन शैली थी। उससे पहले जो बारोक शैली थी, जो धर्म प्रधान थी, ये भौतिकवादी प्रधान शैली थी, यथार्थवादी शैली थी। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण, जांच और सिद्धांत पर जोर दिया गया। मतलब प्राकल्पना, परीक्षण और सिद्धांत, इस बात को स्वीकार किया गया। इस काल में कुछ भौगोलिक खोजें भी हुई, जिसमें वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वेस्ट इंडीज पहुंच गया। वेस्ट इंडीज जो द्वीप है अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, वहाँ पहुंच गया और उसने उसको भारत समझा, लेकिन वो भारत नहीं था, इसलिए उसका नाम फिर बाद में वेस्ट इंडीज रखा गया। इसी तरीके से अमेरिको वेस्पुची ने अमेरिका महाद्वीप के चक्कर लगाया, इसलिए उसके नाम पर अमेरिका महाद्वीप रखा गया। मैगलिन ने विश्व के चक्कर लगाया पूरा। तो ये भौगोलिक खोजें भी हुई, जिसे एक देश दूसरे देश के नज़दीक भी आया। मानव केंद्रित चिंतन का भी विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं, लैटिन भाषा की जगह क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे लैटिन की जगह फ्रेंच का, स्पेनिश का, जर्मनी का, अंग्रेजी का। ये जो सारी उथल पुथल थी, ये सारा इस 13वीं से 16वीं सदी में हुआ और इसे हमने पुनर्जागरण का कहा। इस पुनर्जागरण जो ये विशेषता हमने बताई, इसका उदय क्यों हुआ, इसके कारण क्या था और इसका उदय कहाँ हुआ। सबसे पहले तो इसका उदय सबसे पहले इटली में हुआ। और पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण थे कि एक तो जो इटली था वो ईसाई धर्म का बड़ा केंद्र था और इटली के जो रोम का जो पोप था, उसी के नेतृत्व में पूर्वी देशों से युद्ध होते रहते थे, उससे वो पूर्वी देशों के संपर्क में आते थे। इसके अलावा जो इटली का जो व्यापार वाणिज्य भी था, वो पूर्वी देशों के संपर्क में था और पूर्वी देशों के संपर्क से उनके जो साहित्य था, उस साहित्य में अर्ब जो साहित्य था, उसी उनके जो साहित्य था, उसी साहित्य में यूरोप का जो प्राचीन ग्रीक रोमन साहित्य था, उसका भी अध्ययन हुआ। इसके अलावा इटली आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, व्यापार का उन्नत विकास था, भौगोलिक दृष्टि से भी ये भूमध्य सागर में केंद्रित था। इन सब कारणों ने कुछ विद्वानों ने, कुछ मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने भी इसको संरक्षण दिया, इसलिए ये पुनर्जागरण का उदय इटली में हुआ। लेकिन वास्तव में पुनर्जागरण हुआ क्यों, इसके भी कुछ कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध की शुरुआत 1095 में हुई और अंत 1270 ईस्वी में हुआ। 1095 से 1270 तक ये जो धर्म युद्ध है, ये 8 बार लड़ा गया। ये धर्म युद्ध मुख्य रूप से ईसाई और इस्लाम के बीच हुआ और इस धर्म युद्ध का मुख्य कारण था जेरूसलम, जो ईसाइयों का धार्मिक केंद्र था, उस पर अधिकार करना। उस पर अधिकार इस्लाम ने कर लिया था, इसलिए ईसाई उसे वापस प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए संघर्ष हुआ। इसे क्रूसेड कहा गया। ईसाई और इस्लाम के बीच जो ये संघर्ष हुआ 1096 से 1095 से 1270 तक, इसे क्रूसेड कहा गया। पहला जो क्रूसेड हुआ वो 1095 में होता। उस समय पूरी रोम का शासक था एलेक्सियस पूरी रोम का शासक था, जबकि पोप था अर्बन II। और इस युद्ध में 50,000 ईसाइयों ने भाग लिया था, लेकिन वो इस्लाम से पराजित हुए थे। इन युद्धों में एक मुख्य युद्ध था 5वां क्रूसेड 8 में से। क्यों महत्वपूर्ण था ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसमें बच्चों ने भी युद्ध में भाग लिया था और इन बच्चों को स्टीवन नामक एक फ्रांसीसी ने मार्सिलेस नामक जगह से
खरीदा था जो अफ्रीका के तट पर है और फिर इस युद्ध में शामिल किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जिस पर हेमलिन ने पाइड पेपर नामक एक कहानी भी लिखी है। किसने लिखी है? हेमलिन ने। कौन सी कहानी लिखी है? पाइड पेपर। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।